अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एंड अमेजिंग डे just like me, and as I promised I am making this video regarding NLE preparation। तो बस आप लोग आराम से बैठ जाओ, 12 या 15 मिनट की ये वीडियो होगी, एक बार देख लेना तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि पिछली 2-3 वीडियोस में आप लोगों ने मुझे प्यार तो दिया ही था, लेकिन उसके बाद जो 800-900 आपने कमेंट्स किए थे ना कि उस्मान भाई NLE के लिए आपने गाइडलाइन लाजमी बनानी है कि आपने प्रेपरेशन कहाँ से की, रूटीन आपकी क्या थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने बोला था कि इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो लाजमी बनाऊँगा। तो आज हम लोग मतलब 3-4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ माय रूटीन, कि मेरी रूटीन क्या थी। सेकंड थिंग इज़ सोर्सेज, मैंने सोर्सेज कौन सा यूज़ किया है। उसके बाद मॉक टेस्ट कि मैंने टेस्ट कैसे किए, कहाँ से किए, कौन से किए। एंड द फोर्थ थिंग कि मैंने पेपर अपना अटैम्प्ट कैसे किया था। और उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें भी हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, मोटिवेशन क्या थी, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई रोट डाउन द थिंग्स, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं मैंने कभी कोई चीज़ जो है वो लिखी नहीं है, इस तरह स्क्रिप्ट नहीं की है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर यू गाइस। और हाँ, काफ़ी लोग जो हैं वो नए इस चैनल पे आए हैं, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, दिस इज़ मी उस्मान शफीक एंड वेलकम टू उस्मान शफीक व्लॉग्स। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है हमेशा से, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला, कर दोगे तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रूटीन क्या थी यार। देखो, द थिंग इज़ कि आपके पास टाइम कितना है प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। आप देखो, मेरे पास 2 महीने थे और काफ़ी बच्चे जो हैं पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो अटैम्प्ट करेंगे नवंबर का NLE, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 महीने थे और आपके पास अगर 5 या 6 महीने हैं, तो हम डिफरेंट टाइम स्पेन में आप कह सकते हो कि एक चीज़ को मतलब बराबर टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। अब 2 महीने में मैंने मैनेज करना था, आपने 6 महीने के अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना है, आपने टाइम मैनेज अच्छा करना है। और अब देखो, मेरे पास 2 महीने थे, मैंने किस तरह इसको मैनेज किया। बेसिक्स मैंने पहले कर लिए हुए थे, मतलब पिछले साल में। और इन 2 महीनों में जो मेरा मेन मोटिव था, मेरा मेन जो गोल था, वो था क्लिनिकल नॉलेज के लिए, ये मैंने ठीक से करना था। तो मतलब क्लिनिकल में आप कह सकते हो सर्जरी, मेडिसिन, उसके बाद रीमा, उसके बाद हीमा, उसके बाद एंडो, उसके बाद आप कह सकते हो पीड्स, ऑफ्था, गायनी वगैरह वगैरह। तो इस पे ज़्यादा मैंने फोकस करना था। तो मैंने मतलब रूटीन इस तरह से बनाई कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में 5 दिन जो है मैं मतलब सिर्फ क्लिनिकल के करता था, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स करता था। और डेली 8 से 12 घंटे पढ़ता था, इंक्लूडिंग एकेडमी टाइम। सही हो गया। और उसके बाद सैटरडे को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, अपने आप को थोड़ा मतलब बूस्ट करने के लिए, थोड़ा मतलब री एनर्जाइज करने के लिए अपने आप को थोड़ा रेस्ट देता था। लेकिन फिर भी मैं 3-4 घंटे जो है ना वो मॉक टेस्ट करता था। मतलब पिछला हफ्ता जो मैंने सारा पढ़ा उसके मॉक टेस्ट मैंने करने हैं आराम से बैठ के। और संडे बचा पीछे, संडे को जो है मैं जो मतलब मैंने बेसिक्स पढ़े हुए थे पिछले साल में उनको रिव्यू करता था। मतलब बायोकेम होगी, पैथो होगी, फिजियो होगी, उसके बाद एनाटमी होगी, फार्मा होगी, मतलब ये सारे इनमें से एक एक करके मैंने हर हफ्ते हर संडे को मैंने जो है ना मतलब कंप्लीट करना। और ये रूटीन में लेके चला 2 महीने के लिए। और मतलब लास्ट 20 डेज़ में मैंने जो है ना MCQs बहुत ज़्यादा किए, बहुत ज़्यादा मैंने MCQs किए। डेली मैंने बैठ के 200-200 के जो सेट बना के ना मैं 400-500 MCQs में करता होता था, ठीक है। ये चेक करो, मतलब मैंने ये सारे जो है ना फोटो कॉपी करवा के रखे हुए थे, ठीक है। और मैं इस पर मतलब प्रैक्टिस करता था, इस तरह के और काफ़ी मेरे पास पड़े हैं। इसमें से कुछ आप कह सकते हो कि डीम्स के थे और कुछ जो है मैंने प्लैब 2017 के वो मैंने मतलब किए हुए हैं। डॉक्टर खालिद के मेरे ख्याल से, हाँ वो किए हुए हैं। तो उनके मैंने काफ़ी कॉपी करवा के रखे हुए थे। एंड देन उसको मैं बैठ के आराम से जो है ना अपने तरीके से करता था, बिल्कुल एग्जाम हॉल जिस तरह मूड होता है ना, आराम से ऐसे बैठ के प्रोफेशनल तरीके के साथ मैं उस तरह करता था, ताकि मेरी जो तैयारी है वो अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम ठीक हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, मतलब इसी को भी जो MCQs हैं उनको भी सोर्सेज में लेके चलते हैं। सोर्सेज मैंने कहाँ से और कौन सा यूज़ किए। मेन सोर्स होता है कि यार जो आपने पढ़ा है, मतलब जहाँ से भी आपने पढ़ा अपने कॉलेज में, वो आपका सोर्स होता है। जो भी आपको, कुछ लोग नजीब से करते हैं, कुछ लोग आप कह सकते हो कि अपने कॉलेज के नोट्स हैं वहाँ से करते हैं, कुछ प्लैब के जो होते हैं वहाँ से करते हैं, कुछ BNB वो देखते हैं। मतलब जो भी आपका सोर्स है ना आपने वहीं से करना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मैंने किया आपने भी वही करना है। जो आपके सोर्स हैं वहीं से पढ़ो, लेकिन आपने सिलेबस देख लेना है कि ये सिलेबस है, आपने सिर्फ वो टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। मैंने जो है वो मेरा सोर्स था डीम्स नोट्स, मैंने वहाँ से किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी आप कह सकते हो, चेक करो सर, ठीक है, काफ़ी पढ़े हैं। अब आपको और कितने ज़्यादा दिखाऊं, ठीक है। तो ये मेरा सोर्स थे और मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बस ये चेक करो, ठीक है। यहीं से मैंने तैयारी की है और यही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन पिछले साल जब मेरे पास टाइम था
बेसिक्स जो है मैंने ऑलमोस्ट सारी जो है वो फर्स्ट एड से मैंने की हुई है, ठीक है। फर्स्ट एड की जस्ट लुक एट दिस, यहाँ से जस्ट लुक एट दिस, यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फिर अभी जो मतलब इधर आके जब उन्होंने बताया कि नहीं आपने सीके भी करना है क्लिनिकल का 70%, उसके बाद मैंने सीके भी बाय की। ये नोट्स करने के बाद फिर मैंने जो सीके है मतलब पार्ट 2 USMLE का जो आप बुक यूज़ करते हैं स्टेप 2 सीके, वहाँ से जो मैंने थोड़ा वहाँ से भी किया। लेकिन जो मेन सोर्स था मेरा वो थे नोट्स, क्योंकि आपको अगर नोट्स नहीं आते तो आप इन दोनों किताबों का कुछ भी नहीं कर सकते, आपको ये पल्ले नहीं पड़ेंगे। आपकी बेसिक जो है ना बेस वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, सही हो गया। और ये मेरे सोर्सेज थे। और यहाँ पे अकेडमी भी मैंने मेरे ख्याल से डिम्स के कोई 600 से 800 MCQs मैंने ये सॉल्व कर दिए, ठीक है। उसके बाद और कौन से MCQs थे मेरे मॉक टेस्ट के लिए, मैंने जो प्लैब के क्वेश्चन हैं 2017 PDF लैपटॉप से वो मैंने सारे किए हैं। 1700 होते हैं उसमें साइकेट्री के 200 निकाल दो और बाकी भी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं उनके निकाल दो, तो बाकी 12 या 1300 बचते हैं। वो मैं लैपटॉप में डाल के ऐसे बिल्कुल मतलब उस तरह किए। और उसके बाद जो 2020 बाय डॉक्टर खालिद, ये देख लो, ये मैंने मतलब लास्ट डेज में बाय की, मतलब जब मेरे 20 दिन रह गए थे ना एग्ज़ाम को, तब मैंने ये बाय की और यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी दिस वन इज़ एब्सोल्युटली फ़ाइन फॉर यू गाइस, ठीक है। क्योंकि जो रफ़्यूल है वो मैंने बाय की, मुझे पसंद नहीं आई। मेडिकॉल है वो मैंने बाय की, मैंने पास रखी, मैंने 2 दिन पढ़ी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने वो वापस करवा दी। जब मैंने ये पढ़ी ना तो मुझे पता लगा यार हाँ ठीक है ये मुझे पढ़नी चाहिए। क्योंकि अब आपने एक MCQ पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है कि इसका आंसर ये है तो क्यों है, बाकी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये जो लोग USMLE मतलब क्या उसे कहते हैं यू वर्ल्ड कर रहे हैं, उनको पता है कि मतलब किस तरह से MCQ सॉल्व करने चाहिए और किस तरह से होते हैं। क्योंकि अगर आप रट्टा लगा रहे हो ना कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये, बस आप आंसर ही पढ़ी जा रहे हो तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस MCQ का ये आंसर है तो क्यों है, ये जो बाकी हैं इसमें क्या वजह है, क्यों नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वजह से एक MCQs में आप ये कह सकते हो कि आपका एक MCQ सॉल्व नहीं होता। अगर आपके पास नीचे एक्सप्लेनेशन मौजूद है तो उसको लेके आप कम से कम 3-4 MCQ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो मुझे तो ये जो है बहुत पसंद आई है। और क्या पता यार फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मार्केट में लेके आऊँ इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से PDF, MCQs, थ्योरी और नोट्स, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन वो तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में देखेंगे। उसके बाद जो आप देखो जो PMC ने दी है मतलब जो 1200 MCQ मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट, वो तो मैंने कम से कम 2 मरतबा की है। उसकी आंसर और जो उसके स्टेटमेंट्स थी वो तो बस टीटो याद हो गई थी मुझे। एक बात जो मुझे सुनने में आई कि जो पेपर मतलब 27 को हुआ था ना मेरे ख्याल से, मॉर्निंग में जो हुआ था, उसमें 20-30 MCQs जो हैं वो मतलब मॉक टेस्ट में से आए थे जो PMC ने दिए थे। हमारा इवनिंग में था, हमारे ऐसा वो सेम MCQs नहीं आए थे। लेकिन हाँ वो आप लोग लाजमी करके जाना, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कंबाइन अगर आप कर रहे हो तो मेरे 5 या 6 हज़ार MCQs बन जाते हैं और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम एक पूरी गेम होती है, आपने गेम सॉल्व कैसे करनी है। नॉलेज आपका अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता, आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता ना, तो आप जो है ना वो पीछे रह जाओगे, सही है। और उसके बाद जो है चौथी चीज़ वो ये आ गई कि टाइम मैनेज कैसे करना है। देखो यार 3 घंटे होंगे आपके पास और उसके बाद 200 MCQs होंगे आपके पास, मतलब पर MCQ यू विल गेट अराउंड 40 to 45 सेकेंड्स। अब ये आप पे कि आपने जो है ना वो MCQs कैसे करने हैं। मैंने किस तरह किए, मैंने जो है ना मेरे ख्याल से पहले घंटे में 100+ MCQs कर लिए हुए थे। वो मैंने इस तरह किए कि मैं मतलब अगर जब मैं देखता था कि ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, इसमें मुझे टाइम लगे, मैं उसको स्किप कर देता था। अगर मैंने एक लाइन पढ़ी है एक MCQ की, वो मुझे लग रहा है कि यार ये मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मैंने उसको भी स्किप कर दिया। तो जो मतलब छोटे MCQs थे, मतलब जो मुझे मतलब बस पहली नज़र में देखते साथ आते थे कि हाँ इसका ये है, उसको मैं करता गया। और जब मतलब मैंने टोटल 200 MCQ सॉल्व कर लिए तो मतलब 100+ MCQ मेरा सॉल्व हो चुका हुआ था 1 घंटे में से। ये उसके बाद मैं वापस आया, मेरे पास 2 घंटे बच गए। 2 घंटे में मैंने जो बाकी जो MCQs थे वो मैंने सॉल्व करे थे और मैंने आराम से बैठ के जो है ना वो 2 घंटों में बाकी 100 MCQs मतलब इजीली आराम से बैठ के मैंने किए, ठीक है। और आपको साथ में यार रिस्ट वॉच लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ले जाओ तो वो आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ जो आपके पास वो टैब था जिसके ऊपर आप MCQ करोगे, वहाँ पे ऊपर टाइमर चल रहा होता है। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू कैरी योर ओन रिस्ट वॉच, इट्स अप टू यू गाइस। और उसके बाद छोटी मोटी बातें हैं वो भी आप देख लो कि यार एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है। एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले आपने फ़ोन लेके नहीं जाना,
अगर आप फ़ोन ले भी गए हो ना तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर वो मेरे ख्याल से आपसे वो ले लेंगे फ़ोन, आप उनको सबमिट करवा सकते हैं। एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम यू विल गेट बैक, आपको वो चिट दे देंगे, आप वो साथ रख लेना। और उसके बाद आपने पैनिक नहीं होना। सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ एक राइट साइड पे और एक आगे लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, एक लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे, एंड दे वर लाइक शिवरिंग, टू बी ऑनेस्ट, लिटरली दे वर शिवरिंग। मैंने उनसे पूछा यार कुछ नहीं होता, पेपर है, एग्ज़ाम है, वो हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट काम योर सेल्फ, बस ये चीज़ें। क्योंकि अगर आप घबरा गए, आप पैनिक हो गए तो फिर आप गए। पेपर में आपने पैनिक नहीं होना, अपने आप को फ्रेश करके जाना आपने, ये आपने लाजमी बात याद रखनी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात है, अगर आप देख लेना आप किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करते हो। अगर आपने कुछ लोग होते हैं कि वो इस तरह करते हैं कि वो एक एमसीक्यू आ गया उसको करके ही जाना आगे, ये आप पे अगर आप उस तरह करना चाह रहे हो। अगर आप स्किप करना चाह रहे हो, अगर आप स्किप कर दोगे तो वहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि जनाब आपने ये एमसीक्यू स्किप किया हुआ है, इसको आप दोबारा देख लो। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक होती है, जिस तरह आपको पसंद लगे, जिस तरह आपको अच्छा लगे, आपको इजी लगे, आप बस उस तरह उसको लेकर चलते जाना। द मेन थिंग इज़ कि आपने अपना पेपर जो है वो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, ये मेन चीज़ है। उसके बाद बस यही यार मेन चीज़ें थी, ठीक है। और तो ऐसा ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग ज़्यादा खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो। बस रूटीन एंड सोर्सेज जो है ना, ये मेन चीज़ थी आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने डीम्स अकेडमी ज्वाइन की थी, एंड वहीं से मैंने सारे नोट्स बनाए। और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ मैंने किए, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड देन उसके बाद आप कह सकते हो कि बस जो मैं फ़्रेश होकर गया, उसके बाद हाँ, द मेन थिंग इज़ आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आपका जो सुबह 8 बजे पेपर हो और आप सुबह जो है वो 4 बजे सो रहे हो, ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आपका इवनिंग में पेपर है, मतलब अगर आपका 2 बजे पेपर है दिन में, तो आपने अपना टाइम स्केड्यूल नींद का ऐसे रखना है, पैटर्न ऐसे रखना है कि आप एग्ज़ाम से कम 5-6 घंटे पहले आप लोग उठ जाओ, ठीक है, या 7 घंटे पहले उठ जाओ। ये ना हो, द मेन थिंग इज़ कि आपने ये ना हो कि 8 बजे पेपर है और आप 6 बजे उठ रहे हो, मतलब पेपर से 2-3 घंटे पहले। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और ऐसा भी ना हो कि आप सो ही ना और एग्ज़ाम हॉल में जाओ और आप लोग ऐसे जनाब आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, ठीक है, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद यार बस यही बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है। और उसके बाद और स्टिल अगर कोई आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। आगे स्टेप 2 भी है, उसकी तैयारी भी करनी है, एंड देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, ये भी पास हो जाए। क्योंकि यू नो फर्स्ट अटैम्प्ट में एनएलई पास करना इज़ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर एवरीवन हु गॉट क्लियर्ड इन एनएलई स्टेप 1, क्योंकि एनएलई जो है वो पहली मरतबा हुआ था। और मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम 15-20 हज़ार बचे थे, और उनमें से सिर्फ 2000 मेरे ख्याल से नहीं, 1500 बच्चे अपीयर हुए। क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ इसलिए अपीयर नहीं हुए कि यार फर्स्ट टाइम हो रहा है, पता नहीं उसके अंदर क्या होगा, ये होगा, ब्ला 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 ब्ला। तो बस यार ये 2 महीने जो थे, मैंने कहा यार ये बस डू एंड डाई सिचुएशन है, हमारे लिए करना है तो इसको करना ही करना है। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि इस एग्ज़ाम को लेके मेरे लिए मोटिवेशन क्या चीज़ थी। 2-3 चीज़ें थी, और 2-3 चीज़ें जो पर्सनल हैं उनको तो आप साइड में रहने दो। द मेन मोटिवेशन वाज कि यार पिछले 2 सालों में मेरा जो कंटेंट है यूट्यूब पे कुछ भी नहीं आ रहा था, मेरी लाइफ रुकी हुई थी। अब आगे मैं पास करूँगा तो ही मेरा यूट्यूब का कंटेंट आएगा, तो ही फिर आगे जाके मेरी लाइफ चलेगी। एक ये मेरे लिए मोटिवेशन थी। दूसरी मोटिवेशन ये थी कि यार मेरे यूट्यूब पे कम से कम 40-50 हज़ार फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी 25 हैं, और फेसबुक पे मतलब कम से कम भी ना आप कह सकते हो एस्टिमेशन अराउंड 70 to 80,000 जो लोग थे वो बस वेट कर रहे थे कि यार एनएलई हुआ है, उस्मान शफीक का रिजल्ट पता नहीं क्या आया, फेल हो गया, पास हो गया। तो यार ये मेरे लिए एक प्रेशर था, ठीक है, कि पास करना ही करना। लेकिन मैंने इसको ऐसा वो मतलब प्रेशर कुकर की तरह नहीं मैंने लिया, मैं इसको लेके ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ। मैंने इसको मोटिवेशन के तौर पे लिया कि हाँ यार देखो इतने लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे पास करना है, तुम लोगों के लिए, अपने लिए। ये 2 चीज़ें बहुत टॉप नॉच चीज़ें थी मेरे लिए। एंड द थर्ड थिंग कि यार ये मोटिवेशन थी कि पिछले 2 साल से आप लोग निकम्मे हो, आप लोग पैसे नहीं कमा रहे, तो आप लोग ये पास करोगे तो आपकी शायद पेड हाउस जॉब भी लग जाएगी। तो ये भी थोड़ी सी मोटिवेशन थी हमारे लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी 2-3 हैं, लेकिन वो चलो थोड़ी पर्सनल हैं, वो साइड पे रखो। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और अल्लाह से लाजमी मांगना, अल्लाह से मांगोगे तो आपको लाजमी देगा। लिटरली मेरे मतलब आप कह सकते हो पिछले पूरे 2 महीने में मेरी बस एक ही दुआ थी, मेरा एनएलई पास हो जाए, मेरा एनएलई पास हो जाए। लिटरली इसके अलावा मैंने कुछ नहीं मांगा, सबको मैंने साइड पे कर दिया। बस मैंने कहा मेरा एनएलई पास हो जाए, बाकी दुआएं हम बाद में मांगेंगे, ठीक है। वीडियो कितनी होगी, मेरे ख्याल से 10-12 मिनट की होगी है, हाँ। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैंने बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड शूटर की वीडियो बनाई है, सिर्फ आप लोगों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैंने कहा यार नहीं, आप लोगों को मैं कैसे बोल सकता हूँ यार, यू गाइज आर माई लव,
माई फर्स्ट लव, यू नो, फर्स्ट लव, और पहला प्यार कोई नहीं भूलता। खैर यस, दैट्स इट। और स्टेप 2 की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। दुआ करना मेरे लिए कोई पास हो जाए, ठीक है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे याद कर लेना कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी कर दूँगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, इंशाल्लाह एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइज विद अनदर वीडियो someday. Allah Hafiz. Bye.